हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में IBO2 का मैं चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा। ठीक है, जो एमकॉम के स्टूडेंट है इग्नू के, उनके लिए हिंदी मीडियम से। ठीक है, और इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इनका थोड़ा सा परिचय कर लेंगे। और मैं इस वीडियो में डाल दूंगा इस तरीके से, वो आप पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रोक रोक कर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय पढ़ेंगे। देखो, जो भी संस्थाएं निर्यात करती है या करना चाहती है, उन्हें निर्यात बाजार के अनुसार विपणन नीतियाँ योजनाएं बनाना आवश्यक होता है। ये निर्णय संस्थाएं स्वयं लेती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस प्रकार स्वयं को स्थापित करेगी। कुछ संस्थाएं निर्यात बाजार को घरेलू बाजार के विस्तार की तरह प्रयोग में लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह घरेलू बाजार की नीतियों का उपयोग ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करते हैं। दूसरी ओर कुछ संस्थाएं प्रत्येक बाजार को अलग तरह से प्रयुक्त करते हैं, तथा कुछ अन्य संस्थाएं प्रत्येक बाजार के अनुसार ही अपनी नीतियों को निर्धारित करती है। कुछ संस्थाएं इस प्रकार की होती है कि वह प्रत्येक बाजार के सामान्य गुणों को भौगोलिक स्थितियों के अनुसार नीतियां निर्धारित करती हैं। इनसे अलग कुछ संस्थाएं संपूर्ण विश्व को एक बाजार मानकर ऐसी वैश्विक नीतियों का निर्धारण करती है जो सभी देशों में घरेलू बाजार सहित एक जैसी लागू होती है। मतलब कि क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो नीति बनाई जाती है, उन नीति का फॉलो करना पड़ता है। तो आइए हम अंतर्राष्ट्रीय में हम मार्केटिंग करें तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है वो पढ़ते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन की प्रक्रिया। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। हम ये 6 प्रक्रिया है: अंतर्राष्ट्रीय का निर्णय, बाजार का चयन, उत्पाद का चयन, प्रवेश का ढंग का चयन, विपणन नीति का चयन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निर्णय। देखो नीचे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम समझते थोड़ा ऐसे जूम आउट कर लूँ। देखो ये डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीयकरण का निर्णय। ठीक है, इसे समझते हैं। देखो इसका मतलब है कि कोई भी संस्था होता है ना, वो अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है। ठीक है, लेकिन उनकी जहाँ हम करें, जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ का हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि इधर लिखा हुआ है SWOT, फर्म का है SWOT, यानी एस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इनका मतलब है देखो SWOT। ठीक है, देखो SWOT कहा जाता है कि यदि SWOT का विश्लेषण संस्था के पक्ष में है तो ये उसका अंतर्राष्ट्रीय जोखिम को निर्धारित करेगा। मतलब कि भाई उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेस कमज़ोर तो नहीं है, इन दोनों को देखना है। स्ट्रेंथ मतलब कितनी पावरफुल है, ठीक है, और W का मतलब वीकनेस, दोनों को देखना है। अगर सही है तो अपॉर्चुनिटी वही है। ठीक है, यानी थ्रेट्स ज़्यादा है उसमें। समझ में आ गई बात? वो आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके अंदर एक और देखो, बाह्य पर्यावरण कारकों का मूल्यांकन। मतलब जो उनका जो पर्यावरण है, यानी कि बाहर में क्या चल रहा है उसको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय का निर्णय लेने से पहले मूल्यांकन करना है। उत्पाद दिशा और बाजार की संभावनाओं का निर्धारण, ये सब देखना है। ठीक है, तो अब ये हो गया इनका अंतर्राष्ट्रीयकरण का निर्णय के अंदर ये सब देखना है। उसके बाद इसके अंदर आना है। तो अब दूसरा देखें, बाज़ार का चयन। हम बाज़ार का चयन करेंगे, यानी बाज़ार, जब कोई संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश करने का निर्णय कर लेती है तो वो बाज़ार को चयन के लिए कई तरह के मापदंडों का प्रयोग करती है। ठीक है, भाई बाज़ार कैसा है, किस तरीके का है, चलने वाला है या नहीं है। ठीक है, ये सब देखना होगा। दूसरा उत्पाद का चयन। भाई हम जहाँ अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, जहाँ हम बाज़ार लगा रहे हैं, और किस चीज़ का उत्पाद करना है जो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो प्रवेश का ढंग। चौथा क्या? प्रवेश का ढंग, यानी प्रवेश का ढंग है जो कि हमने प्रवेश के ढंग का चयन करेंगे। जैसे उत्पाद का चयन तो कर लिया, प्रवेश यानी प्रवेश। इसके बाद जो होता है, जैसे कि हमें निश्चित करना होता है, चुनना पड़ता है कि हमने तो उत्पाद कर लिया, लेकिन कहाँ पर बेचेंगे, किस जगह हम चयन करें, प्रवेश करें। ठीक है, ये समझिए। अब विपणन नीति, ये सारा जो है ना, ये डिटेल में दिया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उसकी वीडियो अभी बनाऊँगा। ठीक है, विपणन नीति का चयन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत का निर्णय।
ठीक है, ये सब हो गया। अब इसको हम डिटेल में मैं दिखा देता हूँ, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीयकरण का निर्णय। तो आप देखें यहाँ पर, मैं जूम कर लेता हूँ, ये आपको पढ़ना है सारा, वीडियो रोक रोक कर। अब दूसरा आ गया बाजार का चयन। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SWOT से पूछा जाता है और पूछा गया है। मैं इसकी वो भी करवाऊँगा, क्या कहते हैं, ये एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, ये आपको पढ़ते रहना है वीडियो रोक कर। उत्पाद का चयन पढ़ेंगे, वीडियो रोक रोक कर पढ़ेंगे। ठीक है, कंजूसी ना करें, पढ़ें। ठीक है, प्रवेश के ढंग का चयन। ठीक है, अब ये पेज पलट रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, क्वेश्चन पढ़वाऊंगा। ठीक है, विपणन नीति का चयन, जैसे कि यहाँ पर देखो, उत्पाद नीति, विपणन नीति का चयन और उत्पाद नीति, क्या उत्पाद करेंगे और क्या उसका प्राइस रखें, मूल्य निर्धारण। ठीक है, इसके अंदर ये है, ये पढ़ लेंगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा। ये इधर पढ़ेंगे, इससे क्या होता है, जैसे कि एक बार दिमाग में बैठ गया तो हम वहाँ पर बना बना के लिख सकते हैं। जैसे बनाने को वो नहीं है, फैक्ट बार लिखना है, लेकिन ये अपनी उसमें उतारना होगा। विपणन नीति देखें, संवर्धन नीति, ये सारा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, ये आप देखें पहले, इसको आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्थिति निर्धारण, अब ये देखें आप, अब देखो ये आ गया EPRG। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ई का अलग है, पी का अलग, आर का अलग, जी का अलग, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पारंपरिक केंद्रीयकरण, ई का मतलब। ठीक है, बहुकेंद्रीकरण, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। बहुकेंद्रीकरण निर्धारण क्या है, क्षेत्रीय केंद्रीय निर्धारण क्या है, क्षेत्रीय केंद्रित निर्धारण क्या है, भौगोलिक केंद्रीय निर्धारण क्या है, ये आप पढ़ लें अच्छी तरीके से। EPRG की स्थिति निर्धारण और संस्था की विशेषताएं, विशेषताएं पूछ लें तो विशेषताएं बता देंगे। ये सब विशेषताएं, ये सारा जो है ना क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। आप इसकी रीडिंग करें अच्छी तरीके से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, भारतीय अनुभव, इसके बारे में आप पढ़ें। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन भी आने वाला ही है। तो किताब टेढ़ी अंदर दबी है। अब आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाजार चयन हेतु चार मानदंडों का विवरण कीजिए। बाजार चयन हेतु चार मानदंड निम्नलिखित हैं। बाजार चयन हेतु कोई संस्था सर्वप्रथम भौगोलिक
समीपता को देखती है ताकि वह अपने उत्पादों को जल्दी और अधिक प्रभावकारी ढंग से उस देश तक पहुंचा सके। ठीक है। दूसरा मानदंड बाजार क्षमता। तीसरा क्या है, देखो बाजार प्रवेश भी एक ज़रूरी मानदंड है क्योंकि कुछ देशों में उत्पादों पर सीमा शुल्क जैसी रुकावटें हो सकती हैं। देश की बाजार की विशेषताएं। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मूल्य निर्धारण क्या है? ठीक है, उसके पढ़ते हैं। मूल्य निर्धारण का अर्थ है उत्पादित उत्पाद, वस्तु या सेवा के लिए जाने वाले मूल्य का निर्धारण करना। किसी संस्था को यह निर्धारित करना जो होता है कि वह किसी विशेष उत्पाद के लिए क्या निर्धारित मूल्य लेगी। ठीक है। संस्था मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि वह इतना मूल्य ले जिससे समुद्र पार बाज़ारों में अपना माल आसानी से बेच सके। सभी बाज़ारों के लिए या अलग अलग बाज़ारों के लिए अलग अलग मूल्य हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक संस्था अमीर बाज़ार में उसी उत्पाद का मूल्य अधिक ले और गरीब बाज़ार में अपने लाभ कम करके मूल्य कम ले। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मूल्य निर्धारण यानी कि कोई भी हम उत्पाद करें तो उसका मूल्य निर्धारण करना जरूरी है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि हम जिस बाज़ार में बेच हैं तो वो बाज़ार में देखना है कि भाई उस बाज़ार में मिल पाएगा, उसका प्राइस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। यानी कि हम समुद्र के पार जो बेचते हैं यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो ये निर्धारण करना होता है कि मूल्य क्या रखना है। और दूसरी बात और मैं बताऊं कि अमीर बाज़ारों में उसका जो मूल्य है वो बढ़ा दें और गरीब बाज़ारों में थोड़ा नीचा कर दें, इसका ये कहना है। ठीक है। निर्धारण करने में मतलब वितरण नीति का क्या अर्थ है? अब वितरण नीति का अर्थ पढ़ते हैं, इसको समझाऊंगा। ठीक है। वितरण नीति का अर्थ है लक्षित बाज़ारों में सफलतापूर्वक अपना उत्पाद बेचना। वितरण नीति की मुख्य विशेषता ये होनी चाहिए कि सही समय पर सही उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके। अतः इसमें वितरण माध्यम से संबंधित निर्णय लेना निहित है। वितरण तंत्र अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है। वितरण माध्यम जितना छोटा होगा उतना ही संस्था व उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। इसी दृष्टि से आजकल सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर्स काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा यातायात की सुविधा भी वितरण नीति को प्रभावित करती है। जिस देश में जिस प्रकार से यातायात सुविधाएं उपलब्ध होती है, वितरण नीति का निर्धारण भी उसी के अनुसार होता है। वितरण नीति का मतलब है कि सही समय पर माल पहुंचाया जाए, उत्पाद बेचना सफलतापूर्वक यानी अच्छे तरीके से बाज़ारों में। वितरण नीति यानी कि जैसे कि आप समझ लें कि इसमें यातायात सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, ये आप पढ़ लें अच्छे तरीके से, याद कर लेना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सारे इम्पोर्टेंट ये पूछे गए हैं सारे। मैं जब एग्ज़ाम पेपर करवाऊंगा ना, कम से कम 5-6 साल का एग्ज़ाम पेपर करवाऊंगा। ठीक है। 2020 से करवाऊंगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं, नहीं 2019 का पेपर है मेरे पास, उसका आंसर करवाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। बहुकेंद्रित निर्धारण और केंद्रित निर्धारण में अंतर बताइए। बहुकेंद्रित निर्धारण और केंद्रित निर्धारण में अंतर पहले पढ़ते हैं। बहुकेंद्रित निर्धारण से तात्पर्य है ऐसा निर्धारण जिसमें प्रत्येक बाजार को दूसरे से अलग माना जाता है तथा संस्था प्रत्येक बाजार के लिए अलग नीतियाँ बनाती है। केंद्रित निर्धारण से निर्यात बाजार को घरेलू बाजार से अलग नहीं समझा जाता, बल्कि उसे उत्पादन की अधिकतम को खपाने के अर्थ में लिया जाता है। इसलिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रक्रिया घरेलू ऑफिस द्वारा ही नियंत्रित की जाती है और विदेश की कार्यवाहियाँ घरेलू ऑफिस में विकसित की जाती है। जबकि बहुकेंद्रित निर्धारण के अंतर्गत विदेशों के प्रत्येक बाजार में अपना एक कार्यालय बनाया जाता है जो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं कार्यालय बनाया था अपना एक। ठीक है। तो वहाँ पर उनकी नीति क्या कहते हैं, मतलब कि है कि बहुकेंद्रित जो है वो प्रत्येक बाजार से दूसरे से अलग माना जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर केंद्रित जो है यहाँ पर किधर गया, और केंद्रित निर्धारण में निर्यात बाजार को घरेलू बाजार में अलग नहीं समझा जाता बल्कि उसे उत्पादन की अधिकतम को खपाने के अर्थ में ले जाता है। तो इस अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5।
भौगोलिक केंद्रित निर्धारण क्या है? भौगोलिक केंद्रित निर्धारण में पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में माना जाता है। एक संस्था जो भौगोलिक केंद्रित निर्धारण को अपनाती है, वैश्विक नीतियाँ विकसित करती है, ठीक है, तथा उन्हें घरेलू बाजारों में भी लागू करती है। इस अवधारणा के अंतर्गत आदर्श उत्पाद रेखाओं का विकास किया जाता है और मूल्यों का निर्धारण वैश्विक स्तर पर किया जाता है। वितरण का वैश्विक श्रृंखला स्थापित की जाती है तथा विश्व के किसी भी देश के लिए व्यक्तिगत विपणन की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न 6 पढ़ते हैं। कुछ ऐसी भारतीय संस्थाओं के उदाहरण दीजिए जिन्हें उच्च विपणन की अपनाया। तो पहला है हांगयुंग खिलौने, टोयो टायर्स, इलास इंटरनेशनल, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है। ये सब जो बड़े बड़े प्रश्न हैं ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी वीडियो डाल दूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, EPRG निर्धारण पर टिप्पणी कीजिए। इस पर आप अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन छोटे बड़े सब पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। और मैंने ये भी समझा दिया है, मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मैं ये तीसरा करवाऊँगा, ठीक है। ये वाला करवाऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है।